शिवेंदु, नितिन गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, पायल गुड मॉर्निंग, प्राची गुड मॉर्निंग, रोहित गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों बात की जाए यहाँ पे, तो आज के लिए आपका टॉपिक है, हाँ मीना गुड मॉर्निंग। तो आपके लिए यहाँ पे टॉपिक हो जाएगा आज के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वहां पे टॉपिक में नाम नहीं दिख रहा होगा, राइट। आज विदुषी गुड मॉर्निंग। और इससे पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, वो है यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम के लिए। पहले तो मुझे ये बता दो कितने लोगों ने यहाँ पे आपका यूपी ट्रिपल एस सी का फॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिया है। अगर नहीं किया है तो याद से इसको कर देना, क्योंकि बाद में जब यहाँ पे आपको पूरे साल जब कोई भी नोटिफिकेशन दिखेगा, तो आप उस नोटिफिकेशन को तभी यहाँ पे आप भर सकते हैं जब आपने यहाँ पे स्कोर कार्ड आपके पास होगा पीईटी का। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम जरूरी है। इसके बाद जो भी एग्जाम होगा वहां पे जरूरी नहीं है कि आप उसको फिल करो, वो फिल करना आपकी इच्छा पे होगा, लेकिन ये आपके लिए जरूरी इसलिए ताकि पूरे राउंड द क्लॉक ईयर यहाँ पे जो भी पेपर हो वो जरूरत से और याद से आप लोग यहाँ पे फिल कर पाए। हाँ जी, ऑल स्टेट वैकेंसीज के लिए, हाँ नितिन वही तो मैं आपको लोगों को समझा रहा हूँ कि ये आपके लिए ऑल स्टेट वैकेंसी है। ठीक है, हाँ शिवेंदु कैसा है अभी आपके लिए, बढ़िया है ना। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होने से क्या होता है कि आप लोगों को नई चीजें और पता लगती है, राइट। तो वही एक कोशिश रहती है यहाँ पे सबकी, है ना। और अगर बात रही मेरी, तो मेरे द्वारा यहाँ पे आपको यूपी स्पेशल की क्लास ऑलरेडी मिली रही है ना। अब यहाँ पे हो सकता है कल या परसों से आपको जो है और भी अलग अलग टॉपिक यूपी स्पेशल के मिलने शुरू हो जाए। ठीक है, अच्छा इसको जरा एक बार शेयर कर दो, क्योंकि कई लोग अभी भी यहाँ पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, है ना। चलिए, तो अच्छा अगर बात की जाए तो आज है आपके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। और अगर बात की जाए यहाँ पे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बारे में, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत यहाँ पे आपके लिए जो सब्जेक्ट यानी कि चैप्टर रहेगा वो रहेगा पाचन तंत्र। ठीक है, तो पाचन तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे आपका, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं हम लोग इसको, इसको हम लोग यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, आज आपके लिए टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम, तो और इसी के सवाल हम लोग आपका यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ कितने लोगों ने यहाँ पे यूपी स्पेशल वाला वीडियो देख लिया ऑलरेडी, यूपी स्पेशल वाला। ठीक है, क्योंकि ये आपका एसएससी जीडी से थोड़ा सा रिलेट करता है, रिलेट इन द सेंस यूपी के क्वेश्चंस के लिए। चलो रोहित ने देखा था, बाकी सब याद से जाकर के, ठीक है, यूट्यूब पे यहाँ पे आपके लिए यूपी स्पेशल का पूरी एक सीरीज मैंने आपको दी हुई है ना, कोशिश करके उसको एक बार देख लेना, है ना। चलिए, तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके लिए पाचन तंत्र है आज का टॉपिक। और अगर मैं बात करूं तो पाचन तंत्र से आपके लिए हर एक एग्जाम, चाहे कोई भी एसएससी का आप एग्जाम उठा लो या एमटीएस की ही बात की जाए, तो एमटीएस के एक या दो पेपर को छोड़ करके, मतलब जो आपकी शिफ्ट में होते हैं ना, एक शिफ्ट दूसरी शिफ्ट में आपका यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम से एक सवाल 100%। ठीक है, तो कौन कौन से आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनको कैसे किया जाएगा सॉल्व, आज इसी के बारे में हम लोग आपका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लगता है मेरे ख्याल से अभी भी इसको शेयर नहीं किया गया ग्रुप में, एक बार जरा इसको शेयर कर देना, क्योंकि कई लोग यहाँ पे लेट है, 5-5 मिनट लेट। चलिए, तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले है, वेट अ मिनट। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे, अच्छा एक चीज और है, एनडीए की मैराथन हो रही है। ठीक है, संडे को याद रखना, एनडीए की मैराथन है आपके लिए संडे को। तो यहाँ पर आप संडे को आ सकते हैं, एनडीए की जो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और ये लगभग मेरे ख्याल से ऑन एंड अराउंड 12 घंटे यानी 12 आवर्स चलेगी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, तो अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, सबको ये फिगर दिख रहा होगा एक बार, है ना। एनडीए स्पेशली बॉयज के लिए होता है, नहीं गर्ल्स के लिए भी होता है विदुषी, ऐसा नहीं। ठीक है, वहां पे कई सारी ऐसी वैकेंसीज हैं एनडीए की जो आपकी गर्ल्स के लिए भी होती है। ठीक है, और हाँ एक चीज और, लेकिन एनडीए से जो ज्यादा आसान आपके लिए पेपर होता है वो होता है सीडीएस। एनडीए कम कठिन है आपके लिए इन कंपेरेटिव टू सीडीएस, क्योंकि उसमें और भी सब्जेक्ट्स आपके ऐड हो जाते हैं। ओटीए के लिए, एग्जैक्टली एग्जैक्टली प्राची। ठीक है, तो चलिए अब अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो ये आपको फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, अब इस फिगर को जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर जो है आपका, अगर मान लीजिए ये जो खाना आता है, ठीक है, ये खाना आया, ठीक है, अब ये नीचे जा रहा है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कुछ देर रुका था ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका स्टमक में, यानी कि आप, हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपका पेट यानी कि आमाशय। ठीक, अब इस आमाशय यानी कि आपका स्टमक में ये लगभग लगभग 2 से 3 घंटे यहाँ पे आपका खाना रुकता है। ठीक, फिर इसके बाद देखो तो ये नीचे चला जाता है आपका किसमें, छोटी आंत में, और छोटी आंत से पहुंचता है फिर आपका ये लंबी यानी बड़ी आंत में, और फिर चला जाता है शरीर के बाहर। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो वो पूछ लो, क्योंकि फिर हम लोग आगे यहाँ पे आपका एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो हमारा जो डाइजेशन है दोस्तों, वो शुरू होता है माउथ से।
यानी मुंह से, और इसके अलावा यहाँ पे, हाँ गुड मॉर्निंग कुशुम, यहाँ पे आपका खत्म होता है रेक्टम पे। तो माउथ से अगर ध्यान देखो, माउथ से रेक्टम तक, ठीक है, माउथ से रेक्टम तक, यहाँ पर जो आपके लिए पूरी एक ट्यूब है, ठीक है, ये एक पूरी ट्यूब है ना, ध्यान से देखो तो पूरी की पूरी एक ट्यूब की तरह है ना, ठीक है। तो इस ट्यूब की यहाँ पे आपकी लंबाई ऑन एन अप्रॉक्स में हो जाएगी आपके लिए लगभग लगभग 8 से 10 फीट। कितनी हो जाएगी? 8 से 10 फीट हो जाएगी यहाँ पे लंबाई, पूरी की पूरी आपकी डाइजेस्टिव कनाल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पे? डाइजेस्टिव कनाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दो बातें मैंने अभी आपको बताई, कौन कौन सी? नंबर 1 कि कभी भी अगर आपका खाना पेट में जाएगा तो कम से कम 2 से 3 घंटे तक वहां रुकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो आपके लिए आमाशय का पूरा आपका ट्यूब है, ये आपकी मुंह से शुरू होती है और रेक्टम पे समाप्त होती है, और इसकी कुल लंबाई 8 से 10 फीट, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई आपका यहाँ पे डाउट हो तो वो पूछ लो अभी, वरना फिर आगे देखते हैं। आपका हम लोग पढ़ेंगे माउथ के बारे में। अब शुरू करेंगे हम लोग माउथ से, और माउथ से आप लोग बढ़ते बढ़ते जाएंगे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए, मेरे ख्याल से अभी नहीं होगा, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब ये है आपके लिए माउथ। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, तो आपको यहाँ पे कई सारे नाम दिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो आपका माउथ है, जरा ध्यान से देखो तो ये सबसे ऊपर वाला इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कोई बता पाएगा? इस पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये सबसे बेसिक अंग है आपके शरीर का, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है आपके, जहां से आप लोग खाना खाना शुरू करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो अंग बना हुआ है इसको हम लोग क्या नाम देंगे आखिरकार? फटाफट बताइएगा, इसको हम लोग क्या, इसका यहाँ पे क्या मतलब, कौन सा अंग है आखिरकार? ये जो आपको रेड रेड सा दिख रहा है, ये पूरा जो अंग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग यहाँ पे आपका ओस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ना ना, मैं वही तो बता रहा हूँ, इसको हम लोग ओस्ट कहते हैं, लिप्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो लिप्स है, हिंदी में उसको ओस्ट कहते हैं, ठीक है, या होठ कहते हैं। तो ये है आपके लिए सबसे पहला अंग जो कि यहाँ पे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जुड़ा होता है, ठीक। अब जरा मुझे सोच के ये बताओ कि ये तो चलो लिप्स हो गए, लिप्स का कोई कार्य है भी डाइजेस्टिव सिस्टम में या फिर नहीं? अगर मान लो मैं आपसे कह दूं अपने मुंह से ये लिप्स को निकाल दो, ठीक है, मुंह से लिप्स को एकदम निकाल दो और अब खाना चबा के दिखाओ, तो मुझे जरा सब लोग बताना, क्या आप लोग खाना चबा पाओगे या आपके मुंह से खाना बाहर निकल जाएगा? फटाफट बताना तो जरा। अच्छा, फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर रहा करो, ठीक है, ताकि पता रहे कि हाँ कितने लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं, क्या उनका रिप्लाई है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं आपको और उसमें अलग से बता पाऊँ, ठीक है। बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, है कि नहीं? बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, सबका ठीक है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, तो ये जो ओस्ट होते हैं, लिप्स होते हैं, ठीक है, तो इनका काम होता है खाने को चबाते समय रोकना। तो खाने को जब हम लोग चबाते समय रोकते हैं दोस्तों, खाने को जब चबाते समय रोकते हैं, तो इसको कहा जाता है यहाँ पे आपका दोस्तों रोल ऑफ लिप्स, ठीक। पहला हम लोगों ने रोल अभी देखा किसके बारे में? लिप्स के बारे में। अब अगर थोड़ा सा आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपके लिए होंगे टीथ, यानी कि दांत। तो क्या होंगे आपके लिए? यहाँ पे टीथ होंगे, ठीक। लेकिन अब अगर जरा आप इन दांतों को ध्यान से देखना, है ना, दांतों को अगर आप ध्यान से देखना, तो यहाँ पर ये जो दांत है ना, ये दो भागों में ऑलरेडी बटे हुए। बोलो, एक हो गया ऊपरी भाग, बोलो, एक हो गया अपर पोर्शन, दूसरा हो गया लोअर पोर्शन। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अगर ये ऊपरी यानी कि अपर और लोअर पोर्शन है, तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर आपका कर दूं डिवाइड, ध्यान से देखिएगा, हाँ एग्जैक्टली अब मैं इसको कर दूं यहाँ पे अगर आपका एक और टाइप से बीच से डिवाइड, तो ये है आपका एग्जैक्ट फॉर्म, जिसे हम लोग लेफ्ट और राइट के नाम से जानते हैं, ठीक। अब देखो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने इसको कितने भागों में डिवाइड किया? 4 भागों में। यही आपके दांत के प्रकार होते हैं, यही आपके टीथ के टाइप होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो टीथ के टाइप, तो जरा मुझे बताइएगा, ठीक है, तब तक मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। जो तीन आप सॉरी जो आपके 4 दांत के टाइप है आपके लिए, वो हो जाएंगे आपके लिए नंबर 1 इंसीजर, नंबर 2 हो जाएगा आपके लिए कैनाइन, नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए मोलर, और अंत में और आखिरी में हो जाएगा आपके लिए प्रीमोलर, ठीक। तो चलो एक बार जरा इनको देखते भी है, ये है कहाँ कहाँ पर, है ना। तो अगर बात की तो ये तो हो गए 4 प्रकार किसके? आपके दांतों के। वेरी गुड, शाबाश, सबने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, ठीक है। अभी देखो इनके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे सबसे पहले, तो इंसीजर के बारे में बात करते हैं,
ठीक, इंसीजर। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आपके लिए पहले चलो मैं बताता हूं डेंटल फॉर्मूला क्या है, ताकि सबको उससे आइडिया हो जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपके लिए जो डेंटल फॉर्मूला होता है, जो आपके लिए डेंटल फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग कहते हैं आपका 2123। क्या कहते हैं? 2123 के नाम से हम इसको जानते हैं, नंबर 1 पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें अगर बात की जाए आपसे, तो यहाँ पे ये जो 2123 है, ये है आपका दोस्तों ये पूरा एक हिस्सा। इस पूरे एक हिस्से को हम लोग 2123 के नाम से जानते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे कोई भी समस्या हो रही हो तो एक बार पूछिएगा जरूर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे आपके लिए एक हिस्सा जिसको हम लोग 2123 के नाम से जानते हैं, ठीक। लेकिन अगर बात की जाए आपसे, तो यहाँ पे दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या याद है? कुल संख्या, यहाँ पे कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो आप कहोगे सर 32 होती है एक एडल्ट में, लेकिन यहाँ पे 28 दांत होते हैं। ध्यान सुनिएगा, 28 दांत होते हैं आपके बच्चों में। तो यहाँ पे अगर बात की तो 28 दांत किसमें है? बच्चों में। और यहाँ पे पुरुषों में कितने हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे, अच्छा पुरुष और महिला एक ही मतलब हुआ मेरा, ठीक है, इसको अलग से मत समझना। हेलो विजय। तो यहाँ पे 28 दांत किसमें है? बच्चों में है, और 32 दांत है आपके पुरुषों में, ठीक। लेकिन याद रखना दोस्तों, अगर मैं ये 21-23 कह रहा हूं तो इसको समझो मैं 21-23 कहां कहां पे कह रहा हूं। ये जो आपका पोर्शन, पहला पोर्शन देख रहे हो ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ना, ठीक है, ये कितने दांत है जरा गिन के बताना। तो सब लोग जरा गिन के बताना कितने दांत हैं आपके। विजय अभी आपके लिए मेरे ख्याल से अभी मैंने आपको बताया था, राइट। तो अभी आपके लिए थोड़ा सा चेंज किया गया है ना, ताकि आपके लिए थोड़ा सा और बेहतर अगर हो पाएगा तो करंट को होगा, है ना, ठीक है। बाकी यहाँ पे करंट की कुछ क्लासेस मैं भी लेता रहूंगा, है ना, ऐसा नहीं है ना। ओके ना ना, 8 कहाँ है जी? ये 2 गिनो केवल, ये 1 हो गया बोलो, है ना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 ही तो दांत है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कितनी संख्या लिखी है बोलो, आप लोग आराम से समझ जाओगे, इसको मैंने लिख दिया 2, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जरा कैनाइन देखो, ये देखो, ये जो तिकोना वाला आपका दांत है, ये कितने हैं आपके यहाँ पर बोलो, ये कितने हैं आपके? तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब यहाँ पे इससे थोड़ा सा और मैं आगे आगे बढ़ूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो मुझे मिल जाएंगे आपके मोलर और प्री मोलर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे मिलते हैं ये वाले दांत, बोलो ये वाले दांत मिल रहे हैं ना, एग्जैक्टली, है कि नहीं है। तो अगर मैं इन दांतों के बारे में आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे जरा इनकी संख्या बता दो, चलो आप चलो देखे कितने लोग इसकी सही संख्या बता पाएंगे। ये जो मैंने आपको दांत बताए इनको मैं मोलर बोलता हूँ, इनको मैं हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? मोलर बोलते हैं। तो जरा बताना मोलर कितनी संख्या में है। तो जवाब हो जाएगा आपके लिए कि सर यहाँ पे इनकी संख्या है 2। बोलो मैंने गलत कहा या झूठ कहा? ठीक है। अब इसके अलावा नोट कर लेना आप लोग, जरा ध्यान से देखो तो इसके पीछे यहाँ पे ये जो दांत, ठीक है, ये जो दांत हैं इनको हम लोग कहते हैं प्री मोलर। बोलो क्या कहते हैं? प्री मोलर। थोड़ा सा यहाँ पे मिक्सअप हो रहा है, ठीक है, उसको ठीक कर लेना। तो अब जरा बताना प्री मोलर कितने हैं? प्राची ने सबसे पहले आंसर दिया है, देखिए कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं। प्री मोलर कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, अपने यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो? हाँ शाबाश। तो यहाँ पे ना ना 4 कहाँ से हो रहा है? 4 नहीं होना चाहिए, देखो ये तो डिवाइड हो गया ना, समझो ये डिवाइड हो गया, ठीक। अब बचा कितना? 1 2 3, कितने हो गए बताओ? तो यहाँ पे राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3 होगा। आपके सामने पूरा आप देख रहे हो डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके लिए, अब मुझे बताओ, फॉर्मूला वही तो बना 21-23। बोलो बना कि नहीं बना? 21-23 अगर आपके लिए फॉर्मूला बना है तो समझिएगा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए अब इंसीजर है, ठीक, तो यहाँ पे 2 इंसीजर तो एक साइड है। मैं ध्यान से, आपको ध्यान से चीज को समझना ताकि पूरा आंसर आपको समझ में आए। मैंने कहा कि 2 दांत तो एक तरफ है, उसके बगल में भी 2 दांत है, मतलब हो गए 4, और उसके ऊपर भी तो और 4 दांत होंगे, ठीक। तो ऊपर और नीचे टोटल इंसीजर कितने? 8। तो याद रखना दोस्तों, जब भी अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे निकालना है आपका टोटल नंबर, जब भी मुझे क्या निकालना है, अगर टोटल नंबर ऑफ इंसीजर निकालना है, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंसीजर कैसे निकाले जाएंगे? 2 गुणे 4 बराबर 8। तो हर एक दांत को जब आप 4 से गुणा कर दोगे तो आपको मिल जाएगी उसकी कुल संख्या, ठीक है। अगर यहां तक किसी को भी कोई समस्या हो वो पूछ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। दांतों के बारे में भी बात की है, अभी हम लोग बात करेंगे आपसे ग्लैंड्स के बारे में। कोई भी समस्या हो जिसको वो एक बार पूछ लेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अच्छा, इससे पहले आप लोगों में सर्कुलेटरी सिस्टम हो चुका है ना? सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, वो हो चुका है क्या? एक बार जरा मुझे कंफर्म करा देना, हो चुका है ना? ठीक है ठीक है। तो चलो, परिसंचरण तंत्र के अलावा अभी आपके 2-3 आपके यहाँ पे टॉपिक्स और आते हैं एमटीएस में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, अब अगर इसके अलावा बात की जाए यहाँ पे आपसे,
तो हाँ, चलिए बताने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए अब, तो ये तो हो गई टोटल दांतों की संख्या। अब अगर दोस्तों यहाँ पे आपसे बात की जाए तो ध्यान से एक बार एक चीज देखना जरा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए तो यहाँ पर एक चीज और होती है, उसको हम लोग कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। यानी सलाइवरी ग्रंथि कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो ग्रंथियां होती है, ध्यान से समझिएगा, ये कहाँ होती है, केवल मैं उसको पॉइंट करूंगा, फिर यहाँ पर उनका नाम लिखूंगा। यहाँ पे जो आप जीभ देख रहे हो ना, जीभ, इस जीभ के नीचे यहाँ पर एक आपकी ग्रंथि यहां पर होती है, और एक ग्रंथि होती है गाल के बगल में। बोलो कहां कहां पे होती है? एक ग्रंथि आपकी नीचे होती है, एक होती है आपकी बगल में, जैसे जीभ है ना, जीभ के बगल में और जीभ के नीचे। इनको हम लोग यहाँ पे आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड, क्या कहते हैं इसको? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। बोलो ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, और इसके अलावा हम लोग इसको कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो ये है यहाँ पे आपकी दो ग्लैंड्स, जो कि यहाँ पे आपकी जो जीभ है उसके बगल में और उसके नीचे आपकी उपस्थित होती है। बोलो कोई समस्या हो तो आराम से भी पूछ रहे, ठीक है। तो ये हो गई सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड। अब यहाँ पे जानो, इसी सलाइवरी ग्लैंड में दोस्तों, इसी सलाइवरी ग्लैंड में यहाँ पर आपके लिए उपस्थित होता है एक और चीज, जिसको हम लोग कहते हैं लाइसोजाइम। क्या कहते हैं इसको? लाइसोजाइम के नाम से जानते हैं। ये वो एंजाइम है जो कि आपका सलाइवरी ग्लैंड, यानी जो आपका थूक है ना, थूक, उस थूक में आपका प्रेजेंट होता है ये लाइसोजाइम। और ये जो दोस्तों लाइसोजाइम है, नोट कर लेना, ये काम किसके आता है? तो ये आता है आपका कार्बोहाइड्रेट को पचाने में। इसको पचाने में, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के काम आता है दोस्तों यहाँ पे आपका लाइसोजाइम। बोलो क्लियर हो गया? तो कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे पचाने का कार्य कौन करता है? तो जवाब हो जाएगा लाइसोजाइम। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे कोई सवाल हो आपके मन में वो पूछ, क्योंकि कई सारे सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं, जैसे सर ग्लैंड्स कहाँ पे होती हैं, ठीक है, या फिर अगर बात की जाए तो सर ये ग्लैंड्स में लाइसोजाइम क्या करता है। तो जो भी इस तरीके का दिमाग में डाउट हो वो अभी पूछ, वरना आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के लेते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए हो गया लाइसोजाइम, ठीक है, जो आपका प्रेजेंट होता है किसमें? सलाइवरी ग्लैंड। अब इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे एक आपके लिए अंग और होता है जिसको हम लोग टंग कहते हैं। टंग यानी कि जीभ दोस्तों, जो कि दुनिया में सबसे लंबी। बोलो हाँ कि ना? जीभ दुनिया की सबसे लंबा ऑर्गन है कि नहीं, मुझे बताओ। इतना लंबा है कि दोस्तों यहाँ पे कभी खत्म ही नहीं होता है कि नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे आपसे जीभ के बारे में। तो जीभ यहाँ पे याद रखिएगा, जीभ जो है आपकी यहाँ पर जो है, एक तो टेस्ट लेने के काम आती है, टेस्ट यानी स्वाद लेने के काम आती है, ठीक। दूसरा दूसरा काम यहाँ पे जीभ का होता है, खाने को जब आप चबाते हो ना, तो खाने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना। क्या करना? ट्रांसफर करना। कहां पर? आपके मुंह में ट्रांसफर करना। अगर जीभ ना होती, सोचो, उसको एक बार हटा के देखो, आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक में वो आपका ऑर्गन कैसे काम करता है, ठीक। तो अगर आप जीभ हटाओगे तो बताओ, खाने को कभी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाओ? राइट। तो यहाँ पे आपके लिए टेस्ट, अब देखो टेस्ट की बात करते हैं, खाने को ट्रांसफर के बारे में बात समझ में आ गई। अब देखो टेस्ट की अगर बात की जाए, तो ये है आपके लिए जीभ, ठीक। अब इस जीभ में अगर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा और हौच-पौची हो जाएगी, ठीक है, यहीं पे बना देता हूँ आपके लिए। ये है आपके लिए जीभ, ठीक। दुनिया की सबसे लंबा ऑर्गन है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात की जाए आपसे, तो ये जो फ्रंट पोर्शन है ना, फ्रंट वाला, आगे वाला, ये आगे वाला पोर्शन जो है आपका, ये एक स्वाद लेता है जिसको हम लोग कहते हैं मीठा। बोलो क्या कहते हैं? स्वीट यानी कि मीठा, ठीक। तो आपका वो सर नहीं मानते हम, कहीं कड़वा भी तो ले सकते थे, ठीक है। तो मुझे जरा एक चीज सोच के बता देना कि जब भी आप लोग यहाँ पर अगर आइसक्रीम खाते हो, ठीक, या फिर आप जो है अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जैसे रोटी है, ठीक है, तो रोटी को चबाओगे या आइसक्रीम खाओगे, ठीक है, तो जो मीठापन हमेशा आपको लगेगा, जो हमेशा मीठापन लगेगा, वो लगेगा फ्रंट भाग में। इसलिए देखो, जब भी आइसक्रीम खाते हो तो अपनी जीभ को कैसे करते हो? फ्रंट में लेते हो, लेकिन जो आगे के पोर्शन से उठाते जरूर। बीच के पोर्शन में उतना पता नहीं चलेगा जितना आपको आगे के पोर्शन में मिठास लगती है, ठीक। अब इसके अलावा अगर बात करें, तो यहाँ पे बताओ कितने लोगों को इमली और खट्टा खाना पसंद है? लड़कियों को ऑब्वियस होगा, लड़कों में जरा बताओ, कितने लोगों को इमली है, आम चूरन है, ये सब खट्टा खाना पसंद है? ठीक है, सब लोगों को लगभग पसंद होगा, ठीक है, खट्टा भी एक स्वाद है अपने आप में, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए जो चूरन होते हैं, खट्टे चूरन होते हैं, ठीक। अब मुझे बताना, किसी भी, जैसे इमली बहुत खट्टी है या दही बहुत खट्टा है, तो जो जीभ में चटाखे की आवाज आती है, जब मुंह से चटाखा निकालोगे, तो ये जो चटाखे की आवाज आएगी ना, ये आएगी आपके इन दो किनारों से। ये है वो जगह दोस्तों जहां पर
आपको खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है भाई, एलन ने मीठा कहा तो एलन आपको आगे का स्वाद लगेगा, खट्टे वालों को साइड का स्वाद लगेगा। लेकिन अब जरा सोच लो, आपने खा लिया करेला, क्या खा लिया, करेला खा लिया, तो करेले का जो कसैला स्वाद होता है ना, जी एकदम ही बिल्कुल ही खराब सा हो जाए, कसैला जो स्वाद होता है वो आता है आपका यहाँ पे पीछे से। तो वो आता है यहाँ पे आपका पीछे से, इसको हम लोग कहते हैं कड़वा स्वाद। ठीक, और जो नमकीन यानी सॉल्टी स्वाद है वो आता है बीच से। ठीक है, अगर इनमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। ये था पूरा आपका माउथ का पोर्शन। अभी एक और बचा है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, उवूला। उसको भी मैं बता देता हूँ आपको, उवूला के नाम से कहते हैं। हाँ, अगर यहां तक कोई डाउट कोई समस्या हो तो एक बार पूछ लो। मेरे ख्याल से शायद कोई समस्या होगी भी नहीं अभी, है ना। हम्म, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे उवूला के बारे में, जरा ये डायग्राम फिर से देखो। अब इस डायग्राम में ये वाला जो डायग्राम, इसको अगर ध्यान से देखोगे, माफ कीजिएगा, हाँ एक मिनट, ठीक है, तो हाँ जरा इसको देखो पहले, यहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो आपके लिए ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे एक आपका अंग लटका सा रहता है ना, बोलो। यहाँ पे अगर देखो खाना जाएगा तो खाना इसी को देखो टच करके जाएगा हमेशा। कभी भी देख लेना, खाना अगर जाता है तो इसी को टच करके जाता है। ठीक है, ये देखो टच करके गया। ठीक, अब जरा इस अंग को पीछे देखो, ये है वो अंग। इसको हम लोग यहाँ पे आपका उवूला, देखो नाम भी लिखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे आपका उवूला के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखो ये उवूला करता क्या। अब मान लो जैसे ही आपने खाने को खाया, ठीक है, खाने को खाया तो खाना खाने का संकेत जो है, मतलब अब खाना जो है पेट में पहुंच रहा है, तो खाने का जो संकेत है वो मस्तिष्क तक यहाँ पे पहुंचाने के लिए, मस्तिष्क को रेडी करने के लिए कि भैया तैयार हो जाओ, अब खाना हमारा यहाँ से निकल चुका है मुंह से, अब पहुंच रहा है आपका आंतों में, तो अब आंतों को तैयार करो। तो आंतों को खाने के लिए तैयार करने के लिए यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं उवूला। और याद रखिएगा, यही वो जगह है दोस्तों जहां पर आपको बीमारी होती है टॉन्सिल्स। किसकी बीमारी होती है, टॉन्सिल्स की। पत्थर जैसे आपके कैल्शियम के कण जम जाते हैं, बोलो है कि नहीं है, तब डॉक्टर साहब कहते हैं गरारा कर लो, है ना। तो ये है यहाँ पे आपके लिए किसका, टॉन्सिल्स की बीमारी। ठीक है, चलिए, तो ये तो पूरी बात हो गई आपकी माउथ पोर्शन के बारे में। ठीक, उम्मीद करता हूँ हर एक चीज क्लियर होगी। चलिए, अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका। अच्छा एक चीज और, अब देखो यहाँ पे, अब अगर आपसे बात की जाए तो अभी आपने ये जो चीज देखी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अभी आपने ये जो चीज देखी है, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे आपका दोस्तों किस नाम से। तो यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं, एक मिनट रुक जाना, फिर से एक बार इसको चल लेना, चला नहीं क्या, वेट अ मिनट, हाँ अब चला, बीच में रुक गया था। हाँ ये देखो, ये जो है ना, ये माउथ है, ये क्या था आपका, ये माउथ। ठीक, अब ये जो माउथ था इससे नीचे नीचे ही जा रहा है ना, ठीक है, कोई मुझे इसका नाम बता पाएगा तब तक। तो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं आपका ईसोफेगस, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको इसको हम लोग कहते हैं आपका ईसोफेगस के नाम से। ठीक, तो ये जो ईसोफेगस होता है इसको हम लोग कहते हैं आपका खाद्य नली, क्या कहते हैं इसको, खाद्य नली के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो खाद्य नली है ना, इस खाद्य नली में आपका जो खाना होगा, जरा ध्यान से देखो, तो ये आपका पूरी स्किन क्या कर रही है आपकी, यहाँ पे लगातार एक दूसरे को पकड़े हुए, बोलो हाँ कि ना। ठीक, तो लगातार ये जो आपकी, हाँ फूड पाइप भी कहते हैं, खाद्य नली भी कहते हैं। तो ये जो ईसोफेगस होता है, ये खाने को आपका पहुंचाता है कहां से, तो ये मुंह से लेकर के आपका दोस्तों जो स्टमक है, जो आपका आमाशय है, यहां तक पहुंचाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं आपका ईसोफेगस। बोलो क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दोस्तों बात की जाए आपसे, है ना, तो यहाँ पे जैसे ही ये खाना आपका पहुंचेगा, आप कहां पर, ये पहुंचेगा स्टमक में, बोलो हाँ कि ना। ठीक, तो अब बात करते हैं आपसे स्टमक के बारे में। अब हम लोग पहुंच गए आपका ईसोफेगस से कहां पर, स्टमक के बारे में। ग्रास नली क्या है, यही आपकी ग्रास नली है जिसको मैंने खाद्य नली बताया है। ठीक है, यही ग्रास नली भी है। ठीक है, ग्रास नली हो खाद्य नली हो, मतलब खाना ही होता है उसका मतलब। ठीक है, चलो अगर बात की जाए अब आपसे, तो अब हम लोग बात करेंगे अब आपसे यहाँ पे स्टमक के बारे में। अब खाना कहाँ पहुंच गया, आपका पेट में पहुंच गया। ठीक, तो समझिएगा, यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे ही खाना आपका पहुंचेगा पेट में, ठीक, तो खाना जब आपका यहाँ पे उवूला ने बताया दिमाग को कि भैया खाना नीचे आ रहा है, तो स्टमक में क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपके HCl प्रेजेंट होता है। तो आपके स्टमक की जितनी भी ग्रंथियां हैं वो HCl को प्रोड्यूस करने लगती हैं। तो मुझे जरा बताना कि आपके जो पेट का पीएच होगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा या फिर बेसिक हो जाएगा, फटाफट बताना इसका आंसर।
आपके पेट का जो आपका यहाँ पे जो पीएच होगा वो एसिडिक हो जाएगा या फिर आपका बेसिक हो जाएगा? हम्म, एसिडिक हो जाएगा, राइट। तो जरा ध्यान से देखो, तो यहां पर तो आपके लिए एचसीएल की वजह से एसिडिक हो गया, मतलब ऐसे समझो इसको कि आपने अपने पेट में फिनाइल डाली, फिनाइल भी एक एसिडिक है, आपने अपने पेट में फिनाइल डाली, ठीक है। इसको हम लोग, अच्छा फुल फॉर्म क्या एचसीएल का, कई लोग यही सोच रहे होंगे अभी, तो इसको हम लोग कहते हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जान, ठीक। अब जरा समझो, तो यहाँ पे आपके लिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एसिडिक मीडियम है, और याद रखना HCl में यहाँ पे आपके दोस्तों कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो केवल और केवल एसिडिक पीएच में काम करते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हमारे स्टमक में कई सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपका कार्य किस पे करते हैं? वो कार्य करते हैं आपका एसिडिक पीएच, किस पे करते हैं? एसिडिक पीएच पे वो आपका कार्य करते हैं, ठीक। और वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों आपसे, ठीक है, तो यहां पर आपके लिए जो एसिडिक पीएच में एंजाइम है उनके नाम क्या है तो नोट कर लेना। यहाँ पे दो एंजाइम है जो कि यहाँ पे आपके दोस्तों कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए तो पहला एंजाइम हो जाएगा आपके लिए पेप्सिन, ठीक, और दूसरा एंजाइम हो जाएगा आपके लिए रेन। तो ये दो एंजाइम है जो कि आपके एसिडिक पीएच पर कार्य करते हैं, ठीक है। अगर यहां तक कोई भी समस्या हो तो अभी पूछ लो, अगर जगह का नहीं समझ में आ रहा है या कोई और डाउट है तो वो पूछ लो। स्टमक डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वेरी गुड विजय, अभी इसको बताते हैं। तो देखो, अभी विजय ने कहा कि सर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, शाबाश। तो देखो इसके जो 3 पार्ट है ना, इसमें जो पहला पार्ट है आपके लिए ये वाला, हालांकि देखो आप लोगों को में आएगा नहीं, अब चूंकि आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ, इसको कहते हैं कार्डियक, ठीक है। इसको कहते हैं आपका जो बीच का पोर्शन ये वाला, इसको कहते हैं बॉडी, ठीक। और ये जो लास्ट पोर्शन है ना, ये लास्ट पोर्शन जो कि आपका छोटी आंत से जुड़ा होता है, इसको कहते हैं पाइलोरिक, फंडिक भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये होगा 3 भाग यहाँ पे आपके किसके, आपके यहाँ पर स्टमक, ठीक है। और कोई डाउट हो वो पूछ लो, डाउट हो, कोई समस्या हो? सब क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे दोस्तों स्टमक के बारे में, तो नोट कर लेना कि यहाँ पे आपके लिए जो एंजाइम होता है, वेट कहाँ चला गया वो, हाँ, यहाँ पे जो आपके लिए स्टमक होता है, स्टमक को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आमाशय के नाम से जानते हैं, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे हमें मिले दोस्तों एक नहीं बल्कि 3 एंजाइम, 2 एंजाइम आपके हमेशा एसिडिक लेवल पे कार्य करते हैं। नहीं नीतीश, अब मेरा थोड़ा सा यहाँ पे सब्जेक्ट जो है मैंने अपना चेंज किया हुआ है, अभी मैं आपको यूपी स्पेशल की क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक है। वो ज्यादा आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाएंगी क्योंकि अभी यूपी का एग्जाम आना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए जो यूपी की पूरी इंफॉर्मेशन, उसके लिए मैं आपको लाइव क्लासेस यहाँ पे अभी दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप लाइव क्लासेस यहाँ पे देख सकते हो, है ना। और बात रही अगर करंट अफेयर की प्रैक्टिस की, ठीक है, तो ग्रुप में अभी भी प्रैक्टिस चल रही है, सबको पता ही होगा, ठीक है। जिन लोगों को प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है, उनको अभी भी यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे बाकी सब सारी चीजें होती रहती है ना। तो यहाँ पे अब अगर बात की जाए आपसे आमाशय के बाद, तो आपको 2 एंजाइम तो ऐसे, ध्यान से मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 2 एंजाइम तो ऐसे हैं दोस्तों जो कि आपके एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो गए? नंबर 1 हो गया यहाँ पे आपके लिए पेप्सिन, ठीक है। नंबर 1 क्या हो गया? पेप्सिन, ये हो गया आपके लिए पेप्सिन। और दूसरा हो जाएगा आपके लिए रेनिन, दूसरा क्या हो जाएगा आपके लिए? रेनिन। तो ये हो गया पेप्सिन और रेनिन, ठीक। अब इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक एंजाइम और होता है, चलो मैं हिंट देता हूं, आप मुझे जरा उसका नाम बताना, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, उन ऑप्शंस में से केवल आप लोग चुन के बताना कि यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। चलो, पहला है आपके लिए ऑप्शन नंबर 1, ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर 1 है ट्रिप्सिन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है काइमोट्रिप्सिन, दूसरा क्या हो जाएगा? काइमोट्रिप्सिन, ठीक। और तीसरा, थर्ड यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे आपका कहेंगे अमाइलेज। अब मुझे बताना कि यहाँ पे आमाशय में इनमें से कौन सा आपका एंजाइम उपस्थित होता है, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक आंसर मुझे मिला, ठीक है। 2 लोगों का बिल्कुल सही है, रोहित, रतन, आप लोग का सही है बिल्कुल। बाकी सब फटाफट बताइए, ठीक है, ओके। जिन लोगों का सही होगा, हाँ विदुषी ठीक है, ठीक है, ऋषभ आपका भी नहीं, ओके चलो ठीक है। हम्म ना ना, ऑप्शन तो देख लो बाबा, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन लिखे हुए हैं, उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता, ठीक है। हम्म चलिए देखिए कितने लोगों का यहाँ पे ठीक होता है। सब लोग एक बार ट्राई कर लो, सब लोग एक बार ट्राई कर लो। ऑप्शन तो देखो, मैंने नाम तो ऑप्शन दी है, केवल 1 2 3 लिखना है।
खुद से चेक करो कि आपका कितना सही होता है। जरूरी नहीं सही हो, जरूरी है कि आपने ट्राई किया। ठीक है, नीतीश शिवेंदु आप लोग का सही है। बाकी सब फटाफट बताइएगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, समझ लो राइट आंसर क्या है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए अमाइलेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमाइलेज। ये तीसरा ऐसा एंजाइम है, अमाइलेज 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 अमाइलेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीसरा आपके लिए ऐसा एंजाइम होगा जो कि आपका उपस्थित होता है कहाँ पर? आपके पेट में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी को। अब यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्तों, सबसे पहले आपसे, हाँ क्या हो गया? ट्रिप्सिन प्रोड्यूस्ड इन पैंक्रियास। वेरी गुड विदुषी। अभी ट्रिप्सिन पता आएगा जब आप पढ़ते हो छोटी आंत और बड़ी आंत, तो उसमें आता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो मुख्यतः चाहे काइमोट्रिप्सिन हो, ट्रिप्सिन हो, सुक्रेज हो, माल्टेज हो, गैलेक्टेज हो, ये सारे एंजाइम आपके पैंक्रियाज में ही बनते हैं। अभी इसको बताएंगे। ठीक है, तो देखो अगर बात की जाए सबसे पहले पेप्सिन और रेनिन के बारे में, तो भूलना मत ये दोनों आपके दोस्तों प्रोटीन को पचाने के लिए कार्य करते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज पहले समझा दूं कि एंजाइम एंजाइम का कार्य होता है किसी भी आपके यहाँ पे प्रोसेस को आगे बढ़ाना, स्पीड देना। ठीक, तो वो एसिलेटर की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी एंजाइम कार्य करता है तो किसी प्रोसेस में करता है। तो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूं तो ये पेप्सिन और रेनिन किस प्रोसेस में काम करते हैं? तो प्रोटीन को तोड़ने में कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे पेप्सिन के बारे में, तो नोट कर लेना पेप्सिन जो है ये आपका फूड प्रोटीन को तोड़ने के कार्य आता है। जो खाने में जो प्रोटीन है ना, जैसे अगर बात की जाए तो दालें हो गई, सोयाबीन हो गया, मीट हो गया, दूध हो गया, तो ऐसे प्रोटीन को तोड़ता है। और अगर बात करें आपसे रेनिन के बारे में, तो ये सिर्फ एक प्रोटीन को तोड़ता है जो कि है आपके लिए मिल्क प्रोटीन। ध्यान समझना। अब अच्छा मुझे बताना, रेनिन को मैंने बताया कि ये आपका मिल्क में आपके मौजूद प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक, अब जरा मुझे ये बता देना कि सबसे ज्यादा मिल्क पे डिपेंडेंट कौन होता है? एक बच्चा या एक बड़ा? बड़ा बताइएगा, एक बच्चा या बड़ा, इनमें से कौन है जो आपका सबसे ज्यादा दूध पे डिपेंडेंट होता है? हम्म बच्चा, ऑफ कोर्स, है कि नहीं? वो तो कितना नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहीं से आपके लिए सवाल पूछ देता है। सवाल ये पूछ देगा कि ये रेनिन प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा? बोलो अब कितना ऑब्वियस सा जवाब होगा। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा भाई? जो आपका दूध पे ज्यादा डिपेंडेंट होगा। ऑब्वियस सी चीज है। तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो छोटा बच्चा है आपके लिए, जो छोटा बच्चा है वो यहाँ पे आपके लिए डिपेंडेंट होता है किस पे? आपके दूध यानी कि मिल्क। ठीक, तो ये हो गए आपके दो प्रोटीन। अब बात करते हैं अमाइलेज के बारे में। अमाइलेज जो है दोस्तों, ये आपका उपयोग किया जाता है फैट को तोड़ने। इसको तोड़ने में, फैट को तोड़ने। ठीक, तो एक हो गया अमाइलेज, दो हो गए आपके यहाँ पे पेप्सिन और रेनिन। ठीक, अब इसके अलावा जरा एक चीज और नोट की आपने एक चीज ये नोट नहीं की कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है? तो वो आपका दोस्तों आमाशय में नहीं होता है। बोलो, बड़ी ही बेसिक बेसिक चीजें हैं। अगर ये तीनों चीजें समझ में आ गई तो एक बार जरा यस सर लिखना, नहीं आई है तो एक बार जरा सवाल जरूर पूछो। क्योंकि मैंने जो बताया है, हाँ एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो मैंने जो बताया वो हो सकता है कहीं ना कहीं डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, है ना? ठीक है, चलो सबको क्लियर है ना? बस ये चीज अच्छी। ठीक है, ठीक, चलो। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं आया है तो पूछना जरूर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए तो ये प्रोटीन आखिरकार टूटता किसमें? मैं तब से कह रहा हूं सर टूटेगा टूटेगा, तो किसमें टूटेगा भाई? तो जरा नोट कर लेना, ये जो प्रोटीन होता है आपका, ये टूट के बनाता है अमीनो एसिड। क्या बनाता है? अमीनो एसिड। अब ये नाम आपने एक जगह और सुन रखा। अगर आप अपने दिमाग के थोड़े घोड़े दौड़ाओगे तो आपको याद आएगा डीएनए। बोलो उसमें अमीनो एसिड होता ही नहीं होता है? एडेनिन, थाइमिन, ये सब क्या है? अमीनो एसिड तो है। तो मैं कह सकता हूँ जो प्रोटीन तोड़ा वो डीएनए भी बना सकता है। बोलो हाँ कि ना? अब इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपके लिए यहाँ पे जो फैट, ये किसमें टूटेगा? तो फैट टूटेगा यहाँ पे आपका फैटी एसिड। इसमें टूटेगा फैटी एसिड। ठीक, अब वहीं अगर आप बात की जाए यहाँ पे आपसे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट का पाचन भले ही यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जब भी टूटेगा तो किसमें टूटेगा? तो वो टूटेगा आपका ग्लूकोज में। ठीक है, ये पूरी कहानी थी यहाँ पे आपकी स्टमक के बारे में। अब स्टमक में यहाँ पे आपकी दोस्तों एक जगह और होती है जो अभी आपने नहीं देखी है। तो यहाँ पे बड़ा डायग्राम, हाँ ये देखो, यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्तों आपसे, तो ये जो आपके लिए ये जो जगह है, ये वाली दिख रही है?
बोलो, ये वाली जगह दिख रही है जहां पर आपका जो आंत है, ये आपकी सॉरी स्टमक है, वो छोटी आंत से मिल रहा है। बोलो मिल रहा है नहीं मिल रहा है? छोटी आंत से मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए जो छोटी आंत और आपका स्टमक जहां पे मिलते हैं, ये आपके लिए एक इंस्फिंक्टर की तरह होता है, नल की तरह होता है। इंस्फिंक्टर का मतलब क्या है? नल की तरह, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इस इंस्फिंक्टर के बारे में, ठीक है, तो ये जो आपके लिए नल है, तो यहाँ पे ये कंट्रोल करता है स्टमक के द्वारा भेजे गए खाने को छोटी आंत में। भाई मान लो आपके स्टमक ने खाना तो भेज दिया छोटी आंत में, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उल्टी हो गए, आप पलट गए, तो वो खाना वापस स्टमक में आ जाएगा? तो बोलो हाँ कि ना? तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे जो वॉल्व होता है, यहाँ पे जो नल होता है, उसको हम लोग यहाँ पे आपका पाइलोरिक इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के लेते हैं छोटी आंत। अब समय आपको दोस्तों यहाँ पे देखने का छोटी आंत के बारे में, ठीक। तो अब अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे छोटी आंत के बारे में, अब ये पूरा डायग्राम देख लो, यहाँ पे एक एक चीज बड़े ही आराम से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। तो देखो यहाँ पे जितना भी आपको जो येलो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ समझना, जितना भी येलो पोर्शन, जैसे अगर बात करें तो आपको डिओडेनम अलग से दिख रहा होगा, इलियम अलग से दिख रहा होगा, जेजुनम दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट और ये पूरा हिस्सा, ये देखो, ये हो गया पाइलोरस, लिखा है ना यहाँ पे, ये पाइलोरस के बगल में ही ये इंस्फिंक्टर है, ठीक। अब नीचे आओगे तो छोटी आंत है। तो छोटी आंत का सबसे पहले समझो, छोटी आंत। अच्छा मुझे बताना, लेंथ में कौन बड़ा होता है आपका? छोटी आंत बड़ी होती है या बड़ी आंत बड़ी होती है? हाँ चलो इसका आंसर बताओ जरा। लंबाई में कौन सी बड़ी होती है? छोटी आंत बड़ी होती है या फिर बड़ी आंत बड़ी होती है? कोई भी बताएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? कौन सी बड़ी है? छोटी आंत बड़ी है या फिर आपकी बड़ी आंत बड़ी है? हम्म छोटी आंत बड़ी है, ठीक है। क्योंकि छोटी आंत का जो आपके यहाँ पे लेंथ होती है ना, वो होती है अप्रोक्स 7 मीटर। कितनी होती है आपकी? 7 मीटर की होती है छोटी, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, जहां यहाँ पे मीटर और फीट में थोड़ा मेरे ख्याल से कंफ्यूजन हो गया था। अभी मैंने आपको एक चीज और लिखवाई थी। Wait a minute. इसको मीटर कर लेना, ये फीट नहीं होगा, यहाँ पे मीटर होगा। फीट तो मतलब बहुत छोटा हो जाएगा आपके लिए, है ना। चलो अब अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो ये जो आपके लिए ये जो आपके लिए छोटी आंत होती है, ये 7 मीटर के अराउंड होती है और आपके शरीर में सबसे लंबी जगह होती है, ठीक है। अगर आपको अंदाजा लगाना हो ये कितनी लंबी है, तो ऐसे अंदाजा लगा लो कि जिस कमरे में आप बैठे हो ना, उसकी लंबाई यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑन एंड अराउंड में होगी आपकी, तो कहा जाए तो 11 मीटर या 11 फीट कह दो, तो 11 फीट के अराउंड होगी। तो आप खुद सोच लो कि आपकी छोटी आंत तो उससे कई गुना ऊंची है, 22 फीट की होती है। 22 फीट का मतलब होता है लगभग 1 या 2 मंजिल के अराउंड, 2 मंजिल के अराउंड, ठीक। तो खुद ही सोच लो आप कि आपकी जो छोटी आंत है वो कितनी लंबी होगी, ठीक। लेकिन कोशिश कभी ये मत करना कि इससे भाग जाओ कभी घर छोड़ के, ठीक है। रस्सी की तरह कभी यूज करना है, ठीक है। तो अगर इसके अलावा बात की जाए तो छोटी आंत के बारे में तो नोट कर लेना, इसके 3 भाग हैं। पहला है आपके लिए डिओडेनम। अच्छा मैं इसको हिंदी में भी लिखूंगा ताकि हिंदी में पढ़ने वालों को भी कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये होगा आपके लिए डिओडेनम, ठीक है। ये हो गया पहला हिस्सा, डिओडेनम। दूसरा हिस्सा हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए जेजुनम। दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा? जेजुनम। और अगर बात करें यहाँ पे आपसे जेजुनम, ठीक है। और अगर इसके अलावा बात करें यहाँ पे आपसे तीसरे हिस्से के बारे में, तो ये हो जाएगा आपके लिए इलियम। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इलियम, ठीक है। चलो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आपसे दोस्तों शॉर्टकट के बारे में, तो सिंपल सा शॉर्टकट है, ज्यादा कठिन नहीं है। डीजेआई क्या हो जाएगा आपकी? डीजेआई। ये 3 भाग है। अभी आपके किसके बारे में पढ़े हमने? ये पढ़े हमने आपके छोटी आंत के बारे में, लंबाई 7 मीटर। अभी इसमें और क्या क्या चीजें हैं, अभी इसके हम लोग बारे में और जाने। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपके लिए दोस्तों बड़ी आंत। यानी बड़ी आंत को हम लोग यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से भी जानते हैं। बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब जरा मुझे बताना, मैं आपको केवल यहाँ पे भाग दिखाऊंगा, तो आप लोग मुझे उसमें से देख के बताना कि उसके पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखना। तो आपकी जो बड़ी आंत है वो यहां से शुरू हो रही है, यहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये आपकी बढ़ती जा रही है इस तरफ से, ठीक है। और ये बढ़ के आपकी कुछ इस तरफ से आई, ठीक है, और ये फिर थोड़ा नीचे चली गई, ठीक है। तो और यहाँ पे जाकर के खत्म हो गई। अब जरा मुझे बताओ कि इनमें से कौन कौन से भाग आपको दिख रहे हैं चित्र में, जो कि बताते हैं पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। देखिए कितने लोग यहाँ पे सही नाम लिख पाएंगे देखने के बाद। अच्छा केवल इसमें मैं एक चीज अब तक आपको बताता हूँ।
कि चूंकि ये जो आपकी छोटी बड़ी आंत है ये पहले ऊपर जा रही है, तो इसको हमने कह दिया असेंडिंग। ठीक, अब ये फिर आपकी यहाँ पे लेट गई तो हमने कह दिया ट्रांसवर्स। अब फिर नीचे जाने लगी तो बोल दिया डिसेंडिंग। तो यहाँ पे असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग दोस्तों, ये तीन आपके यहाँ पे आंत के प्रकार माने जाए। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो अब जरा बात करें यहाँ पे आपसे भाग के बारे में, तो नोट कर लेना। सबसे पहला भाग होगा आपके लिए केइकम। सबसे पहला भाग क्या होगा? केइकम। दूसरा भाग हो जाएगा आपके लिए कोलन, और तीसरा भाग हो जाएगा दोस्तों आपके लिए यहाँ पर रेक्टम। ठीक है, तो यहाँ पे तीन भाग हो जाएंगे, केइकम, कोलन और इसके अलावा यहाँ पे आपका रेक्टम। ये तीन भाग है दोस्तों, जो कि यहाँ पे आपके जाने जाते हैं किसके लिए? ये जाने जाते हैं आपके बड़ी आंत के भाग के रूप में। ठीक, अब इसको कैसे याद किया जाए? तो आरसीसी सीमेंट याद होगा, आरसीसी सीमेंट। तो डीजेआई लेके आए आरसीसी सीमेंट, ये हो जाएंगे आपके कुल 6 भाग, आपके छोटी और बड़ी आंत के। फिर से दोहराता हूं, डीजेआई लेकर आए आरसीसी सीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए पूरी शॉर्ट ट्रिक तैयार हो गई, छोटी आंत और बड़ी आंत के लिए। डीजेआई से क्या हो जाएगा? डी से डियोडेनम, जे से जेजुनम और आई से इलियम। वहीं अगर बात करें आपसे आरसीसी के बारे में, तो आरसीसी को उल्टा पढ़ लेना, रेक्टम हो जाएगा, कोलन हो जाएगा और टेकम हो जाएगा। ठीक, तो ये तो मैंने अभी आपको बताया शॉर्ट ट्रिक कि डीजेआई लेके आया आरसीसी सीमेंट। तो अब जरा मुझे कमेंट बॉक्स में सब लोग ये बता देना कि अगर मैं इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ लूं तो क्या आप लोग इसका जवाब बता पाओगे या नहीं? क्विकली बताइएगा इसका आंसर। क्या अगर इससे क्विज आपसे पूछ लिया जाए तो जवाब दे जाओगे? अगर मैं डीजीआई से सवाल पूछ लूं, अगर मैं यहाँ पे आपका आरसीसी से सवाल पूछ लूं, तो क्या आप मुझे बता पाओगे कि छोटी आंत और बड़ी आंत के कौन से भाग का नाम क्या है? क्विकली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, यस और नो। फटाफट बताइएगा, बताइए, पूछा जाए। हाँ जी, क्विकली एक बार आंसर दीजिएगा। हम्म, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब एक बार आपसे छोटा सा क्विज करेंगे, बस छोटा सा, बिल्कुल लिटिल बिट वाला है ना। चलो अब फटाफट जरा मुझे जवाब देते रहना। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले अगर आपसे पूछूं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताई, क्या? डीजेआई। ठीक, तो जरा सब लोग मुझे जे का यहाँ पे मतलब बता दो, जे से यहाँ पे कौन सा फुल फॉर्म बनेगा? जे से क्विकली बताइएगा, जे से यहाँ पे आपका कौन सा फुल फॉर्म बनेगा? फटाफट बताइएगा, जे से। हम्म, जे से यहाँ पे आपका कौन सा फुल फॉर्म है जो बनेगा? फटाफट आंसर बताइएगा। क्विकली। हम्म, लगता है सब लोगों का भी जो है अभी ध्यान कहीं और है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा डीजीआई में जे से क्या हो जाएगा आपके लिए? जेजुनम। क्या हो जाएगा आपके लिए? जेजुनम। और वहीं अगर बात करें आपसे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, तो लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? ये था यहाँ पे आपके लिए आरसीसी। ठीक है, जो पहला सी है याद रखना, ये केइकम है, ना कि आपके लिए कोलम है। ये डिफरेंस याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर इसके अलावा बात की जाए आपसे दोस्तों, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जुड़े हुए यहाँ पे आपके दो अंग और होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे आपका लिवर, और लिवर के अलावा पैंक्रियास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम जानते हैं? लिवर और पैंक्रियास के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिवर यानी कि यकृत। ठीक है, तो यकृत हो जाएगा आपके लिए, और इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा पैंक्रियास यानी कि पित्ताशय। क्या हो जाएगा? पैंक्रियास यानी कि पित्ताशय। ठीक, तो ये यकृत और आपके पित्ताशय के अलावा यहाँ पे, अच्छा एक चीज और नोट कीजिएगा कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमेशा याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आपका मेजर रोल होता है, वो होता है किसी भी चीज का पाचन करना। किसका करना? पाचन करना, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पे जो अवशोषण है, अवशोषण का मतलब होता है एब्सॉर्प्शन करना। तो अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन का कार्य। तो हमेशा याद रखना, छोटी आंत के दो कार्य होते हैं। नंबर वन, एक तो किसी भी चीज का यहाँ पे पाचन करना, और दूसरा है यहाँ पे आपके लिए आपके खाने का अवशोषण करना, उसको सोखना। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई समस्या हो तो एक बार पूछ लो, क्योंकि डाउट यहाँ पे आपके हो सकते हैं कि सर अवशोषण क्या होता है, सर पाचन क्या होता है।
ठीक है, अगर ऐसा कोई भी सवाल हो दिमाग में तो वो एक बार क्लियर कर लीजिए। क्लियर है सब कुछ? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा, ओके, मैसेज नहीं हो पा रहे हैं मुझे, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने एवरीवन पे ना लगा रखा, एक बार जरा मेरे नाम पे जो मैसेज के टू के बगल में आ रहा है ना नाम, उसमें जरा मेरा नाम वहां पे लिख दो, तो मैसेज आपको मेरे पास जो है मैसेज आने लग जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो अब अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए जो अब मान लो हाँ, जो आपके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का कार्य क्या होते हैं, तो इसके दो कार्य हैं, एक पाचन करना, दूसरा अवशोषण करना। वहीं अगर बात करें आपसे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, तो याद रखना इसका सिर्फ और सिर्फ एक कार्य होता है, अवशोषण करना। कैसे? अब मान लीजिए आपके पेट में खाना पहुंचा, पच गया, ठीक, पच गया, पचाने के बाद उसमें से जितनी सारी जरूरी चीजें थी वो एब्जॉर्ब कर ली। अब एब्जॉर्ब करने के बाद जो बचा हुआ भाग था, उसमें अभी भी एक चीज थी जो एब्जॉर्ब नहीं की गई, ठीक है, और उसका यहाँ पे आपके लिए नाम हो जाएगा पानी। तो पानी को यहाँ पर आपका जब आप कई घंटे तक रखते हो, जैसे मान लीजिए आपने 6 से 8 घंटे रात में जो सोने गए थे और सुबह जो उठे थे, इसके बीच में आपकी जो बड़ी आंत है इसने लगातार निचोड़ दिया पूरे खाने को, पूरे के खाने में आपका जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स बचे हुए थे वो सब वापस खींच लिए, ठीक है। तो उस कार्य को हम लोग यहाँ पे आपका अवशोषण के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे लिवर, और लिवर के अलावा पेंक्रियाज के बारे में, तो सबसे पहली चीज नोट कीजिएगा, लिवर। लिवर यहाँ पे आपका सबसे बड़ी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है आपके लिए? सबसे बड़ी आपके शरीर की जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी है आपके लिए? तो इसका जवाब हो जाएगा आपके लिए लिवर, ठीक। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि ये आपका कोई ना कोई हार्मोन आपका रिलीज करता है। हार्मोन क्या है? हार्मोन वो चीज है जो कि यहाँ पे आपके पूरे जीवन में जो आपके शारीरिक आपके जो भी कार्य होते हैं उसमें आपका सहायता करता है, जैसे हाइट बढ़ाने में, आपकी याददाश्त को बढ़ाने में, या फिर अगर बात करें तो आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में। तो ये सारे यहाँ पे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है, लिवर के द्वारा भी यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको नियंत्रित किया जाता है। उसमें एक बीमारी है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन है जो आपका लिवर के द्वारा दोस्तों आपका सिक्रीट किया जाता है, रिलीज किया जाता है, तो नोट कर लेना, यहाँ पे हार्मोन हो जाएगा आपके लिए इंसुलिन। कौन सा हो जाएगा? इंसुलिन। और इंसुलिन के अलावा ग्लूकेगॉन। तो ये है दो हार्मोन जो कि यहाँ पे आपके दोस्तों रिलीज किए जाते हैं लिवर के द्वारा, ठीक। और वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए आपसे, तो यहाँ पर आपके लिए जो इंसुलिन होता है, ठीक है, नोट कर लेना, यहाँ पे जो इंसुलिन होता है ये आपके लिए ग्लूकोज के लेवल को डाउन करता है। क्या करता है? ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को डाउन करता है। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए आपसे, तो यहाँ पर आपके लिए जो ग्लूकेगॉन, ठीक है, जो ग्लूकेगॉन है ये आपके यहाँ पे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है ऊपर तक, ठीक है। तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? ग्लूकेगॉन। और इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को डाउन करने का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों आपसे, तो ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड थी। अब इसके अलावा एक चीज और नोट कर, लिवर जो है आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चीज सिक्रीट करती है, उसको कहते हैं बाइल जूस। बाइल जूस क्या कर रहा है? तो जरा देखो फिर से, यहां पे अभी मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर HCl के कारण आपके स्टमक में पेट कैसा था? एसिडिक था। अब चूंकि यहाँ पे जो आपकी छोटी आंत है इसको तो एब्जॉर्ब करना है, पचाना नहीं है, एब्जॉर्ब भी तो करना है। तो पीएच हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो ये पीएच दोस्तों यहाँ पे आपका जारी किया जाता है लिवर के द्वारा। अब लिवर क्या करेगा? यहाँ पे सिक्रीट करेगा बाइल जूस, ठीक है, जिसे हम लोग बाइल रस भी कहते हैं। और ये बाइल रस होता है आपका एल्कलाइन, यानी कि अगर बात की जाए तो ये बेसिक होता है अपने नेचर में पीएच के। तो ये आपका जितना भी पीएच हाई होता है, जितना भी एसिडिक पीएच होता है, उसके यहाँ पे वॉल्यूम को कर देता है कम, ठीक। लेकिन चूंकि देखो अब तुमने लगातार बाइल जूस तो बना दिया, लेकिन उसके यहाँ पे स्टोर भी करना पड़ता है। तो ये जो बाइल जूस आपका स्टोर होता है, ये आपका स्टोर होता है कहां पर? तो नोट कर लेना, स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर। दो सवाल बने यहाँ पे आपके। नंबर वन, सबसे पहले कि आपका बाइल जूस कहां से उत्पादन होता है इसका, तो जवाब होगा यकृत में। और अगर पूछा जाए बाइल जूस कहां पे स्टोर होता है, तो जवाब हो जाएगा गॉल ब्लैडर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो एक बार।
वरना फिर से आगे बढ़ते हैं। अगर मैसेज हो पा रहे हो, डाउट हो अगर आपको यहाँ पे कोई भी, तो एक बार पूछ। अच्छा, यहाँ पे क्या कोई भी मैसेज नहीं कर पा रहा है क्या? अभी सबको दिक्कत आ रही है क्या? सेम वही प्रॉब्लम आ रही है क्या? हम्म, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए है, अब नेक्स्ट है, अब मेरे ख्याल से ये पीएच वाली बात तो क्लियर हो ही गई होगी, है ना? अब ऐसा चाहो तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हो। मैं शायद आप लोग का हैंड रेस देख सकता हूँ। हैंड रेस कर देना, अगर समझ में आए तो मैं उससे भी समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोगों को एग्जैक्टली पता चला है कि नहीं चला। ठीक है, चलो ठीक है, अब समझ गए ना? ठीक है, अगर मैसेज नहीं ऊपर है कोई बात नहीं, रास्ते 10 होते हैं, ठीक है ना? चलिए जी, हाँ जी, चलिए ठीक है, ठीक है, ओके ओके, बस ठीक है, ठीक है। अब नीचे भी कर ले, ठीक है, ताकि पता चलता है ना? ठीक है, अब देखो, अब इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए बाइल जूस हो गया, किसके लिए? आपका छोटी आंत में जो पीएच है उसको लोअर करने के लिए। लेकिन ये जो आपके लिए लिवर होता है ना, ये ना केवल आपका पीएच को लोअर करता है, बल्कि जो विटामिन है, दो विटामिन है दोस्तों, दो विटामिन, एक है आपके लिए यहाँ पे विटामिन ए और दूसरा है विटामिन डी। इन विटामिन ए और डी को यहाँ पे स्टोर यानी कि आपका संभाल के रखने का कार्य भी लिवर का ही। ठीक, उम्मीद करता हूं ये पूरा क्लियर हो गया बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर बात की जाए आपसे, है ना, तो यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट हो जाएगा पैंक्रियास। अगर पैंक्रियास कहीं बनाओ, ये देखो, ये है पैंक्रियास। देखो, अच्छा हुआ यहाँ पे दिख गया, ये येलो येलो कलर का दिख रहा है ना, केले के शेप का, ये होता है पैंक्रियास। ठीक, अब जानो कि ये क्या कार्य कर रहा है। लिवर के जस्ट नीचे है, ये ऊपर लिवर है ना, यहाँ पे ऊपर लिवर है, ये नीचे आपका पैंक्रियास है, ये गॉल ब्लैडर होता है, हरा हरा सा। ठीक, अब देखो, अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे सबसे पहले पैंक्रियास के बारे में, ठीक, तो पैंक्रियास जो है आपका, पैंक्रियास, अब पैंक्रियास के बारे में बात करें तो ये आपका जो जूस निकालता है उसको कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। तो होता क्या है कि ये जो पैंक्रियाटिक जूस है और जो बाइल जूस था, वो एक साथ मिलते हैं, पहुंच जाते हैं कहां पर आपका, ये पहुंच जाते हैं आपके छोटी आंत, और छोटी आंत में जाकर के यहाँ पे उसकी मदद करते हैं चीजों को एब्जॉर्ब कर, उसको अवशोषित कर। ठीक है, और वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए आपसे, तो यहाँ पे जो पैंक्रियाज होता है, नोट कर लेना, इसके अलावा कई सारे हार्मोन भी रिलीज करता है। पैंक्रियाज जो है आपका, यहाँ पे कई सारे आपके एंजाइम कहें या उसको हार्मोन कहें, ये आपके और भी कई सारे रिलीज करता है। तो इसमें अगर बात करें तो आपके लिए सबसे पहले नाम आ जाएगा आपके लिए ट्रिप्सिन का। ठीक है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों प्रोटीन को तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों आपको यहाँ पे प्रोटीन को तोड़ने के लिए कार्य किए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। अब इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके लिए दो आपके लिए एंजाइम हो गए। तीसरा यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा सुक्रेज और माल्टेज। कौन से हो जाएंगे? तीसरा और चौथा कौन सा हो जाएगा? सुक्रेज और माल्टेज। ये आपके यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट तोड़ने के लिए कार्य किए जाते हैं। और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे यहाँ पे लास्ट में, तो लास्ट में आपके लिए आ जाएगा लाइपेज। क्या आ जाएगा दोस्तों? लाइपेज। तो ये जो लाइपेज है, याद रखना, ये आपका मदद करता है फैट को। तो यहाँ पे आपके फैट को तोड़ने से लेकर के आपका यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और इसके अलावा आपके प्रोटीन को तोड़ने के लिए आपका उपयोग किया जाता है किसको? इन सारे एंजाइम्स। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी यहाँ पे आपकी पैंक्रियाज के बारे में। अब अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे बड़ी आंत के बारे में, तो बड़ी आंत के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे इसका एक ही मेन काम होता है, वो होता है अवशोषण का। और इसके यहाँ पे तीन भाग हैं, जिनको हम लोग आरसीसी के नाम से जानते हैं, यानी कि रेक्टम, केकम और कोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो अब एक दो जरा सवाल भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत टाइम है, अगर जवाब बता पाना तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, है ना? चलो, पहला फंक्शन, हाँ पहला बताना, लिवर के द्वारा जो बाइल जूस सिक्रीट होता है उसका मेन काम क्या है? लिवर के द्वारा जो बाइल जूस निकलता है उसका मेन काम क्या है? खाने को एल्कलाइन कर देना, यानी कि बेसिक कर देना, खाने को एसिडिक कर देना, या फिर खाने को तोड़ना। तो इन तीन में से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो यहाँ पे आपके लिए सही हो जाएगा? हम्म, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो स्टमक है, ठीक है, स्टमक में आपका पीएच क्या होता है? पीएच होता है आपका एसिडिक। ठीक, अब उस एसिडिक पीएच को यहाँ पे कम करने के लिए, एसिडिक पीएच को कम करने के लिए यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं किसका? बाइल जूस का। तो अच्छा, एक चीज और, पीएच कम क्यों कर रहे हैं? पीएच बढ़ा उतना ही रहने दो, एसिडिक ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीएच को हमने कम इसलिए किया ताकि यहाँ पे जो आपकी छोटी आंत है वो आपका अवशोषण कर सके। वो क्या कर सके? आपका यहाँ पे अवशोषण कर सके यहाँ पे आपके
लिवर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका जो न्यूट्रिएंट्स है उसका। ठीक है, चलो एक और फटाफट आज के लिए आखिरी एक और सवाल देख ले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे एल्कलाइन बनाने की उम्मीद करता हूं, क्योंकि अब मैसेज तो मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो उम्मीद ही मैं कर सकता हूं कि आप लोगों का जवाब यही रहा होगा। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं आज के लिए। अच्छा, एक चीज और थी यहाँ पे जो बाइल जूस के बारे में थी, एक पॉइंट आपके लिए और था कि यहाँ पे जो बाइल जूस होता है, ठीक है, नोट कर लेना, इसका जो पीएच होगा आपका ये 7.4 से 6.8 के बीच में वेरी करता है। तो वेरी इसलिए करता है क्योंकि अलग अलग जगह से निकलता है, एक गॉल ब्लैडर में होता है, एक लिवर में होता है। तो लिवर में चूंकि बेसिक होता है, गॉल ब्लैडर तक जाते जाते एसिडिक हो जाता है, बस ये एक। ठीक है, चलो अब बात करें यहाँ पे आपसे अगले प्रश्न के बारे में, दांत से जुड़ा हुआ सवाल। सवाल पूछा गया हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन बॉडी, यानी कि आपके शरीर में जो सबसे कठोर पदार्थ है वो कौन सा है, डेंटिन, पल्प या फिर इनेमल। तीन ऑप्शन है आपके सामने और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे सही, डेंटिन, पल्प या फिर इनेमल। इनमें से कौन सा आंसर होगा दोस्तों आपके लिए बिल्कुल ही राइट, जरा बताइएगा इन तीन ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पे आपके लिए सही होगा, डेंटिन होगा, पल्प होगा या इमेल होगा। तो याद रखिएगा ये जो पल्प होता है ना, पल्प पल्प जो है यहाँ पे आपका दोस्तों, जो यहाँ पे आपकी नसें होती है, ये उस जगह को कहा जाता है पल्प। डेंटिन जो है ये आपका बीच की सरफेस को भरता है, जो आपकी ऊपरी परत है और निचली परत जो आपकी नसें हैं उनके बीच की सरफेस को आपका डेंटिन भरता है। और सबसे ऊपर होता है आपका इनेमिल, जो आपके दांतों की रक्षा करता है। तो यहाँ पे आपके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनेमिल। ठीक है, तो ये था दोस्तों यहाँ पे आज के लिए आपका चैप्टर, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस और बाकी के होंगे वो भी हम लोग आपका इसके बाद में सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, वो अभी पूछ लीजिए। हालांकि मैं भी क्या करूं, यहाँ पे आपको कोई मैसेज वगैरह का कोई यहाँ पे शायद ऑफ हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, ये प्रॉब्लम मेरी खुद नहीं समझ में आई आज ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ पे मैसेज वगैरह तो हो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो ग्रुप पे आके एक बार आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेशन को करते हैं यहीं पे अंत। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।